हेलो नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स। आज आपकी एनवायरनमेंट की यूनिट स्टार्ट हो रही है। जितने भी टॉपिक हैं आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे और जो नेट के कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल होने जा रहा है। ठीक है, आज का टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में जो भी पॉइंट्स आपके बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी डिस्कस किए जाएंगे। चलते हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के। वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। एयर पोल्यूशन स्टार्टिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे हमको पोल्यूशन डिस्कस करना है। पोल्यूशन क्या है? एक सिचुएशन है जिसमें कि एनवायरमेंटल कंडीशन में अनवांटेड चेंज हो जाता है और जो एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। जो एनवायरमेंट का नेचुरल कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दैट पोल्यूशन नोन एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट वो एलिमेंट्स हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स, अनवांटेड एलिमेंट्स इन एनवायरमेंट known as pollutant। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, पूरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है, मुझे यहाँ अच्छे तरीके से करानी है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से। कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश यहाँ की जाएगी। ठीक है, एयर पोल्यूशन, एयर का जो कॉम्बिनेशन है, नेचुरल कॉम्बिनेशन, वो गड़बड़ा जाता है। आप देखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट और असर्शन आपके आते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट करता चला गया वैसे वैसे आपके एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या ये कह सकते हैं इन टोटल वे में पोल्यूशन बढ़ता गया है। तो देयर इज द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन। आप देखोगे ह्यूमन की एक्टिविटी बढ़ती गई, डेवलपमेंट बढ़ता गया और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम हमारी रेज होती चली गई। और एनवायरमेंट में आपका जिन जिन चीज़ों से मिलकर के हमारा एनवायरमेंट बनता है उन सभी चीज़ों में पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर से ही हमें क्या है, सांस मिलती है। सांस, ऑक्सीजन की जो जरूरत है ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल करने के लिए, और आज आप देखोगे कि ऑक्सीजन की कमी ही आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। इसके बहुत से इफेक्ट्स हैं, बहुत सी गतिविधियां हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिनके कारण आपका जो ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन को लेकर के एयर पोल्यूशन बढ़ा है, उनका सबका डिस्कशन अब यूनिट में करने जा रहे हैं। इसमें एयर पोल्यूशन कोज एसिडिक रेन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा की जब हम बात करते हैं, जब हम अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा है क्या, ये पॉइंट आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है। एसिडिक रेन, जब आप देखोगे पहली बारिश जो आती है, इसमें जो एनवायरमेंट में जो आपके प्रदूषक तत्व हैं, प्रदूषक तत्व इस बारिश के साथ आते हैं, तो इसी रेन को एसिडिक रेन बोला गया है, क्योंकि इसमें हाईली जो एसिडिक पार्टिकल्स हैं वो आपको मिलेंगे, और जो पोल्यूशन एनवायरमेंट में है वो बारिश के माध्यम से घुल करके वो बारिश के थ्रू आ जाएगा। इसलिए आप देखोगे बरसात के बाद में आप देखोगे कि एनवायरमेंट बड़ा नीट एंड क्लीन मिलता है। तो ये एसिडिक रेन है। इसमें हम एक फॉर्मूला बताते हैं, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलोगे तो यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखोगे ताजमहल का कलर जो है येलो हो रहा है, पीला पड़ रहा है। ठीक है, वो किसकी वजह से बन रहा है? एसिडिक रेन की वजह से। H2O+2SO2 इक्वल टू H2SO4। तो ये इक्वेशन है आपकी, सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है और इस वजह से देखोगे कि ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है। तो एसिडिक रेन क्या है? जो पोल्यूशन है वो बारिश के माध्यम से जब पानी में घुल करके आता है, उस रेन को एसिडिक रेन बोला है। और एसिडिक क्यों हुई है ये? क्योंकि जो एयर है उसमें जो टॉक्सिक हैं, जो पोल्यूटेंट हैं, एयर के पोल्यूटेंट बारिश के साथ मिल करके आते हैं, तो ये एसिडिक रेन है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद है ओजोन डिप्लीकेशन। ये बेटा अपने आप में एक टॉपिक है। ओजोन डिप्लीकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओजोन डिप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो इससे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये है आपकी अर्थ, ये पृथ्वी है आपकी,
इसके मंडल पे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने मंडल हैं आपके यहाँ? 5 मंडल हैं स्फीयर, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी में हम इसे समताप मंडल के नाम से जानते हैं, समताप मंडल। इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आगे चलेंगे तो ये मध्य मंडल है आपका मीजोस्फीयर, ये आयन मंडल है आयनोस्फीयर, और ये बाह्य मंडल है एक्सोस्फीयर। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस पे पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन नोट करते चलना बेटा समताप मंडल के। अभी हमने जिक्र किया है ओजोन डिप्लीकेशन का। अब क्या होता है कि यहाँ से सूर्य की जो किरणें हैं, सनरेज जो हैं, वो ऐसे पृथ्वी पर आती हैं और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ओजोन की अधिकता है, O3 जिसे हम बोलते हैं। इसकी अधिकता के कारण ये सनरेज फिल्टर होकर के आती हैं। ठीक है, अब ये फिल्टर होकर के आती हैं तो क्यों इसका हम जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि फिल्टर होने के साथ अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। और अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे जितना जीवन है सबके लिए वो हार्मफुल है, जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं और सबसे ज्यादा स्किन कैंसर ह्यूमन को इसके वजह से होते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको फिल्टर करने का कार्य ये करती है। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसकी रेंज कितनी है? 20 से 50 किलोमीटर दिया गया है। ये क्या है? ओजोन मंडल है, इसे ओजोन मंडल के नाम से हम जानते हैं। समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। ठीक है, इसमें अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब होती हैं। इसका डिप्लीकेशन किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरीन का एक अणु, एक परमाणु O3 के ओजोन के 1 लाख अणु को डिप्लीकेट करने की क्षमता रखता है। इसमें ओजोन होल हुआ, यूरोप का एक क्षेत्र है जहाँ पे ओजोन होल की जो डिस्कवरी की गई थी यूरोपियन वैज्ञानिकों के द्वारा। ओजोन होल की वजह से जो ह्यूमन पे वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज की अधिकता के कारण वहाँ पे स्किन कैंसर का चीजें देखी गई। बट कोविड के दौरान जैसे ह्यूमन एक्टिविटी कम हुई तो वो ओजोन होल आपका भर गया है। यहाँ से इसके संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से आपको करने हैं। टाइम टेकिंग तो हो सकते हैं बट आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं ये। फोटोकेमिकल स्मोक, जो आपका सूर्य की प्रकाश की किरणों में जो पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन होकर के बनते हैं, एंड अदर सच फिनोमिना, ये सभी सिचुएशन हमारी किसकी वजह से हैं? एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1981। कभी कभी आपके एक्ट आ जाते हैं जो सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं उन संबंधित क्षेत्रों के लिए। वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है आपका, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है आपका, वाइल्ड लाइफ के बारे में कंजर्वेशन की बात की गई है। तो इनके एक्ट आपको याद रखने 1981। बट ही अमेंडमेंट इन 1987 क्या किया गया है? इसमें इंक्लूड द नॉइस एज एन एयर पोल्यूशन। नॉइस को एक एयर पोल्यूशन के तौर पे 1987 में इसमें इंक्लूड किया गया है एयर पोल्यूशन में। तो ये आपका पहला पार्ट है, इसमें बिल्कुल इंट्रोडक्टरी के तौर पे समझाया है। यहाँ से आपके मल्टीपल क्वेश्चन डेवलप होते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, इसमें ऑटोमोबाइल आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑटोमोबाइल्स आपका शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन का स्रोत है, एटलीस्ट इन मेट्रो सिटी। आप देखोगे कि यहाँ पे मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा परिवहन जो है वो चलता है और वो एयर पोल्यूशन का कॉज है। ये नेट जेआरएफ की परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ध्यान रखना बेटा, सिचुएशन बदलने से, पैलेस बदलने से आपकी चीजें बदल जाएंगी। अगर रूरल एरियाज में पूछा जाए तो रूरल एरियाज में जो आपका अपशिष्ट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको जब बर्निंग किया जाता है उसके बाद जो बनता है वहां पे वो हो जाएगा। बट मेट्रो सिटी में आपका ट्रैफिक एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा एयर पोल्यूशन का। ए थिक फॉग लाइक ए लेयर कैन बी सीन इन द एटमॉस्फेरिक स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हर साल क्या होता है बेटा,
नवंबर के महीने में जब आपकी सर्दी पड़ती है तब बड़ा एक इशू आता है और इन चीजों को लेकर के कानून भी बने हैं। एक पृथ्वी के थोड़े ऊपर जाकर के एक लेयर बन जाती है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा खोज क्या है, कहते हैं कि धान जलाने से ये हुआ है। धान के जलाने से किसानों को ये ब्लेम किया जाता है कि इन्होंने धान की जो पुआल है इसको जलाया है तो इससे हुआ है। बट इसमें शहरी जो आपकी ट्रैफिक है, शहरी परिवहन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एक और चीज है इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे विंड का जो वेग है, विंड स्लो हो जाती है और कई बार तो आप देखोगे कि हवा नहीं चलती है तो जितनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है वो पृथ्वी के ऊपर ही यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तो इस थिंक लेयर का जिक्र किया गया है। ये ए थिंक फॉग लेयर कैन बी सीन इन द एटमॉस्फेरिक स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये वो टाइम पीरियड है जब विंड का भी वेग कम होता है। यहाँ पे द स्मॉग कोज ब्रीदिंग, स्मॉग आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। जब यहाँ पे धुंध और धुआं मिलता है तो ये स्मॉग बनाता है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। आपके क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, व्हाट इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं और अपने आप को बहुत टाइम तक एटमॉस्फेयर में बनाए रखते हैं। स्मोक कॉज द ब्रीदिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन द चिल्ड्रन। आप देखोगे सर्दियों के टाइम पे बच्चों को एक जो छाती है, लंग्स हैं, वहां पे बड़ा एक गड़गड़ाहट वाली स्थिति आ जाती है, वो एयर पोल्यूशन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी एज द मेजर सोर्स ऑफ गैसेज पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अभी इसका संबंध हम एसिडिक रेन से भी देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट बाय द कंबंशन ऑफ द फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड के निकल कहाँ से, जहां पे कोयले का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है और वो एसिडिक रेन का एक महत्वपूर्ण कोज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। Soot is a mass of impure carbon particles, जो impure carbon particles हैं, resulting from the incomplete combustion of hydrocarbon। ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस आर द प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्स। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी नेचुरल और ह्यूमन सोर्स दोनों से प्रोड्यूस होती है, जो एक मेजर सोर्स है आपका एयर पोल्यूशन का। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी क्या है, जीवन संहारक गैस है। आप देखोगे बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटी में आप देखोगे खबरें सुनने को मिलती हैं, जब न्यूज़पेपर में आती हैं कि भाई वहाँ पे मजदूर गए थे और बड़े कोई कैंटर जो हमारे फैक्ट्री में ऐसे अंडरग्राउंड स्पेस हैं जहाँ पर पे केमिकल्स भरे हुए होते हैं, वहाँ पे जहरीली गैस के कारण उनकी मौत हुई। या कुएं में, जो हमारे पुराने कुएं हैं जहाँ से पानी निकलता था पहले, उन कुएं में जा करके जब वो एक्टिविटी कोई कर रहे हैं तो वहाँ पे जहरीली गैस के कारण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये किससे उत्पन्न होती है, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये आपकी जहरीली गैस है और ये लाइफ थ्रेटनिंग गैस है, आपकी जीवन संहारक गैस है, ठीक है। कोल गैस विच इज वाइडली यूज बिफोर द 1960 फॉर द डोमेस्टिक लाइटिंग, कुकिंग एंड हीटिंग had कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए सिग्निफिकेंट फ्यूल, ठीक है। आप देखोगे कि जो गैस है, आप देखोगे कोयला, अभी आपका आएगा फोसिल फ्यूल। अब हम जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुई है वैसे वैसे हमारे ईंधन के स्रोत जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। आप इसमें मूवमेंट भी पढ़ोगे, आपके चिप को मूवमेंट को मैं विशेष तौर पर आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का भी हम जिक्र करेंगे एज ए सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराता जाऊंगा, बट ये सारी यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं। बेंजीन इज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड नोन एज द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। बीओसीज में बेंजीन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। द इंडस्ट्री लोकेटेड इन एंड अराउंड द आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली इन द मथुरा ऑयल रिफाइनरी have been responsible for the producing pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। अभी मैंने आपको एसिडिक रेन का जिक्र किया था
तो एसिडिक रेन के लिए ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। और अगर आप देखोगे जब हम टाइप ऑफ पोल्यूटेंट में जाते हैं, टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो ये आपका स्थानीय जो है लोकल रिफाइनरी के द्वारा, लोकल के द्वारा आपके लोकल क्षेत्र को ये ही प्रभावित करेगा, लोकल एरिया को प्रभावित करेगा। जिस एरिया में ये है रिफाइनरी खुली हुई है, तो इस एरिया को ही सबसे ज्यादा ये प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे एसिडिक रेन के कारण क्या हो रहा है, जो आपका ताजमहल है, ताजमहल का कलर येलो पड़ रहा है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर में जाओगे, पीवाईक्यू जब करोगे तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन वो उठा करके बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर PM 2.5 आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्म ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, और इनको इंक्लूड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। These fine particulates can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory system symptoms, irritation, inflammation and damage of the lungs and premature death। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा किस पार्ट को, ह्यूमन ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, तो आपका लंग्स आएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा लंग्स को प्रभावित करता है। और लंग्स क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का कार्य लंग्स का होता है। जब लंग्स अगर सफर करेगा ह्यूमन बॉडी में, तो आप देखोगे कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई भी सफर करेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। ठीक है, बहुत सी समस्याएं जो श्वसन को लेकर के होती हैं वो किसके कारण होती हैं, एयर पोल्यूशन के कारण। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एयर पोल्यूशन के कारण सबसे ज्यादा कौन सी प्रभावित होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस डिजीज कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी बीमारी जो है वायु प्रदूषण के कारण होती है, कारण होती है। नेम ऑफ द डिजीज विच इज द रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर 1 अस्थमा, लंग्स कैंसर, वेंट्रिकुलर हाइपोथेरेपी, हार्ट कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाते हैं, अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज। ये आपके इंपोर्टेंट है। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, एक काफी लंबे समय तक रहने पर, काफी समय शोर में रहने पर एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं। ऑटिज्म एंड रेटिनोपैथी, ये सब डिजीज आपकी एयर पोल्यूशन, इसमें प्राइमरी कोज है इन डिजीज के लिए। और यहाँ से नेट टीआरएफ की परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कोज ऑफ दीज, या आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सी बीमारी एयर पोल्यूशन का कोज नहीं है। अब जो आपकी वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन के थ्रू जो हो रही है बीमारी, तो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, और वो आपको यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, वहां पे आपसे पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान, अभियान की शुरुआत कब हुई है, तो 2 अक्टूबर 2014। जब गांधी जी मैंने पढ़ाया है आपको, तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हमारी गांधी जी से कोरिलेट हैं। 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को यहाँ 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, और 17 अक्टूबर 2014 को AQI जारी किया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी। ठीक है, आप देखोगे अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कब जारी किया गया है, 2014 में, अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पर आधारित है, बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। अब यहाँ से नेट का क्वेश्चन आपका बनता है,
कि किसकी रिकमेंडेशन पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, कब किया गया है, एंड द गैसेज इंक्लूड इन द AQI पैरामीटर। वो कौन सी गैसें हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूड की गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्यूशन होता है। देयर आर 6 AQI कैटेगरी, नेमली, यहाँ पे आपका पैरामीटर दे दिया गया है। पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर हैं आपके? गुड, अगर 0 से 50 में आता है तो गुड है। सेटिस्फैक्ट्री 51 से 100 तक है। मॉडरेट आपका 100 से 200 तक है। पुअर आपका 201 से 300 तक है। और वेरी पुअर 301 से 400 तक है। और सीवियर मतलब कि खतरनाक स्थिति आपकी 401 से 500 आ जाती है। और आप देखोगे जो आपका सीजनल कंडीशन है वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को बढ़ाने घटाने का भी कार्य करते हैं। जो वेदर की एक्टिविटी है, सपोज दैट आप देखोगे विंड का प्रवाह कम हुआ तो लोकल पोल्यूशन में चीजें बढ़ जाएंगी, पोल्यूटेंट बढ़ जाएगा और वहां पे AQI उनका ज्यादा चला जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर। आप ध्यान रखना, वायु की गुणवत्ता की जांच इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद है आपका photochemical smog is a mixture of pollutant and the formed when the nitrogen oxide and volatile organic compound react in sunlight। VOC किस तरीके से बनते हैं उसका जिक्र किया गया है। क्रिएटिंग ए brown has avosity, it tend to occur more often in the summer because that is when we have the most sunlight। NO2 volatile organic compound and sunlight essential requirement of the formation of photochemical smog। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोग आपके सनलाइट की उपस्थिति में पोल्यूटेंट से रिएक्शन करने के बाद बनते हैं। और ये क्या है? आपके पोल्यूटेंट है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC इज द एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल एयर और वाटर पोल्यूशन। Volatile organic compound are gases that are the emitted into the air form, ठीक है, harmful by themselves including the some of that cause cancer। VOCs कैंसर के भी causes हैं। Total suspended particles TSPs बोलते हैं इन्हें, are all the particles of air pollution, while particulate matter PM refers to the smallest suspended pollution in the air। PM10 is the group of particles with the diameter of 10 microns, and PM2.5 is for those similar than the 2.5 microns। ठीक है, ये PM10 और PM2.5 आपके इंक्लूड हैं इसमें AQI में। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। डाइऑक्सिन आर मेनली बाई प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री प्रैक्टिस। दे आर फाउंड दो ए वेराइटी ऑफ द इंसिनरेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग इंपोर्टेंट म्यूनिसिपल वेस्ट, इंसिनरेशन एंड बर्निंग trash and can be released into the air during the natural process such as the forest fire and volcanoes। Almost every living creature has been exposed the डाइऑक्सिन और डाइऑक्सिन्स लाइक कंपाउंड DLC बोलते हैं बेटा इन्हें। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। ये पे इसके 3 सोर्सेस आपके बताए हैं जिनके द्वारा डाइऑक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है बेटा इंपोर्टेंट द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब ग्लोबल वार्मिंग पे आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन किस तरीके की प्रॉब्लम है, तो हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे विश्व को फेस करने वाली समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापन में वृद्धि। वैश्विक तापन में वृद्धि। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक तरफ तो आपका ग्लोबल वार्मिंग आएगा, एक आपका ओजोन डिप्लीकेशन आएगा। यहाँ पे बेटा मैं इसलिए लिख पा रहा हूं इसे क्योंकि बच्चे का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसमें होता है। ये किसके द्वारा होता है? ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा।
ये किसके द्वारा होता है? CFC के द्वारा। इससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका इससे क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लीकेशन हो रहा है। तो बेटा ये अलग अलग चीजें हैं, इनमें मिक्सअप होता है बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाज द डेवलप टू अलाउ द comparison of the global warming impact of different gases. The correct increasing order of the global warming potential of air as following. ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके सिमिलर क्वेश्चन किस तरीके का बनता है ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं हमारी, उनका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए इसे। इसमें लगाना है डिसेंडिंग। सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नियोन, और इसके बाद ऑर्गन, ठीक है। ये एयर का कॉम्बिनेशन पूछ लिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। सबसे कम में इसमें मीथेन है, इसके बाद CO2 है, इसके बाद NO2 है, फिर ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ एयर पोल्यूशन आर एज फॉलोइंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सी जिम्मेदार है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, वैश्विक तापमान में वृद्धि। इसका रिजल्ट क्या आता है? इसके रिजल्ट के कारण क्या है? जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजे जल का स्रोत क्या है, तो ताजे जल का स्रोत जो है नेचर में वो ग्लेशियर है हमारे, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं बेटा। द टर्म सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो टर्म यूज की गई है टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच बिल्डिंग ऑक्यूपेंट experience acute health and comfort effect that appear to the link of the time spent in the building। अब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ह्यूमन का इंटरेक्शन, जो ये बिल्डिंग है आपकी, इसका इंटरेक्शन सराउंडिंग से होगा। और सपोज दैट यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो पोल्यूशन का कोज है, तो इसका इफेक्ट जो है वो सेम इन सब पे पड़ेगा। किसी विशेष बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को आने वाले हेल्थ इश्यू को हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम बोलते हैं, जो सभी में देखा जाता है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज द एसोसिएशन विद द इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी, आउटडोर एयर क्वालिटी, घर के अंदर क्या एयर की क्वालिटी है, ये उससे ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है बेटा। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम उस स्थिति को कहते हैं जब एक बिल्डिंग में, किसी इमारत में पाए जाने वाले लोगों की जो एक सी बीमारियों में देखने को मिलती है, हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं, वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे ही आपकी ग्रीन बिल्डिंग आती है, जो इको फ्रेंडली बिल्डिंग है उनको ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। और आज देखोगे कि हम जब मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या किसी सिटी में रह रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी अपना एनवायरमेंट के फ्रेंडली एक्टिविटी करते हैं, और जो भी जगह हमें मिलती है, कुछ लोग अपने रूफ पर वे छत पर भी आपके क्या लगा लेते हैं, प्लांट्स लगा लेते हैं। ये आपका इको फ्रेंडली है, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। एसिडिक रेन इंपोर्टेंट है, डिस्क्राइब की है मैंने अभी आपकी। एसिडिक रेन इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन दैट begin with the compound like sulfur dioxide, nitrogen oxide are the release H2O plus 2SO2 is equal to H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। जब ये किसी भी पत्थर पे पड़ता है तो उसकी जो स्मूथनेस है उसको खत्म कर देता है, और ये इस तरीके से हो जाता है, वहां पे रबिंग हो जाती है, और वहां पे एक मोटा मोटा जो पार्टिकल्स हैं वो निकल आते हैं। तो इसी तरीके से जो ये एसिडिक रेन है, ये ताजमहल को इफेक्ट कर रहा है, उसकी जो पत्थर की क्वालिटी है उसको डाउन कर रहा है, या येलो भी कर रहा है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। एसिडिक रेन किस किस का कोज है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका इसमें मेजर तौर पे हमने काउंट किया है।
The global environment issue of ozone depletion is due to the emissions of the chlorinate hydrocarbon, chlorofluorocarbon, halogens and methyl क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लोराइड का एक परमाणु 1,00,000 अणु डिप्लीकेट करता है, क्षरण कर देता है, इसका O3 का। बेटा ये स्थिति ऐसी है कि जैसे आप दूध देखोगे, दूध में अगर एक बूंद नींबू के आपने डाली तो दूध वो सारा खराब हो जाता है। इसी तरीके से न जो आपकी ओजोन लेयर समताप मंडल में मिलती है उसके लिए क्लोरीन की जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से नुकसानदायक है, और ओजोन के डिप्लीकेशन में आपके सभी ये जो वो दिए हैं ये आपके हार्मफुल हैं। ओजोन डिप्लीकेशन इज द थिनिंग gradually of earth ozone layer in the upper atmosphere caused by due to the release of chemical compound containing gas chlorine bromine from the industries and other human activity। आप देखोगे कि जो पूरा आपको प्रोसेस समझाया हुआ था, CFC रिलीज होती है, वो ओजोन डिप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है, और ये जो कहाँ से रिलीज होती है, जो आपके AC और फ्रिज हैं उनसे ये रिलीज होती है। रेफ्रिजरेटर पसी तक बोलते हैं जिन्हें हम, उनसे आपका CFC रिलीज होती है जो ओजोन डिप्लीकेशन के लिए जिम्मेदार है। ओजोन कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। कितनी लेंथ है? 20 से 50 किलोमीटर बताई गई है। एयरप्लेन यहाँ पे जुड़ते हैं। आप घर्षण कम मिलता है यहाँ पे। आप देखोगे वेदर के हिसाब से इसके 5 जोन आपने देखे होंगे, 5 जोन को भी लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ लेंगे एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये आपके पृथ्वी के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रिजर्व द ओजोन लेयर। प्रिजर्वेशन की बात करता है, संरक्षण की बात करता है ओजोन की, ठीक है, ओजोन परत की संरक्षण की बात करता है। द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ बेंजीन इमिशन, ये देख लोगे बेटा बेंजीन के यहाँ सोर्स दिए गए हैं आपको। एयर इज द पैलेस contain serious level of the sulfur dioxide and also nitrogen oxide. This is due to the large number of power plants and industries set up around the area. All these lead to acidic rain. Acidic rain के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं उन चीजों का डिस्कस किया गया है। Acid rain react with the marbles, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, आगरे का ताजमहल है उसका पत्थर किस तरीके से रबिंग हो रहा है, वहां पे खुरदुरा हो गया है। एंड कोजेज ऑफ द येलोइंग, अब यहाँ पे कल्चर इफेक्ट किस तरीके से हमारी जो हेरिटेज है, विश्व की संपत्ति यहाँ है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो किस तरीके से पोल्यूशन से इफेक्ट हो रही है, ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड बनता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर यूज एरोसोल। एरोसोल वो पार्टिकल्स हैं जो एयर में आपको फ्री मिलते हैं, एयर में यूज देखोगे ना कभी कभी जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे आपको एक चारकोल टाइप के जो कण हैं वो मिलते हैं, ये एयरोसोल होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, फोम, फूड पैकिंग एंड फायर, ठीक है। सिंस दे डिप्लीकेट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की बात की जो मैंने पूरा तरीके से आपको समझाया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपोर्टेंट है वो तो आपका, इसका जो सिलेबस है आपका एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये सभी वीडियो प्रिपेयर की गई हैं, और ये कोशिश की गई है कि एनवायरनमेंट की कंप्लीट यूनिट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को उसमें भी पढ़ाया जाएगा, डिटेल पढ़ाया जाएगा, कब हुआ, क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या क्या प्रोविजन थे। 16 सितंबर इज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, एंड 16 सितंबर ओजोन डे के रूप में भी मनाया जाता है। लास्ट में एक सेशन है आपका पूरे सिलेबस के, डेज एंड न्यू इवेंट्स, तो वहां भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ एनर्जी दैट मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ दिन पहले तक CNG इज द एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, बट CNG के जलने से भी आप देखोगे छोटे छोटे कार्बन निकलते हैं, कण निकलते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान करते हैं। अब ये क्वेश्चन रिप्लेस हो गया है, हाइड्रोजन ईंधन इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। मैनी रिसर्चर और are working on the hydrogen operated vehicles. Hydrogen might be used in alternative fuel for the different vehicle. अब हाइड्रोजन ईंधन की जगह आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए,
इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए और एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंट सेफ गार्ड के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है। उधर आप देखोगे सोलर प्लांट के जो स्कीम आई हुई है, प्रधानमंत्री सोलर योजना, उसमें भी जो अपनी रूफ टॉप पे जाकर के ये लगवा रहे हैं सोलर सेल, तो वहां पे भी छूट मिली हुई है। सरफेस ओजोन, द एयर पोल्यूशन एरिया विच irritates eyes and also respiratory tract in human being. Surface zone is formed with the nitrogen oxide, carbon monoxide react the atmosphere in the presence of the sunlight. ये वो चीजें दी हैं कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन हेल्थ को आपका एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है। द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अर्बन एरिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं पहले कई बार। Carbon monoxide is produced by the complete combustion of the carbon containing fuels such as gasoline, natural gas, oil, koila and wood. The largest atmospheric source of the carbon monoxide in urban area is vehicles emissions. वाहनों से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा सोर्स है, इसमें अर्बन एरिया में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। मीथेन, मीथेन को लेकर के बहुत क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मीथेन फॉर्मूला CH4 है आपका, ठीक है। कलरलेस odorless gas that abundantly in nature and as a product of the certain human activity. Methane is the simplest member of the paraffin series of hydrocarbon and among the most potent and the greenhouse gases. ग्रीनहाउस गैसेज में आपकी मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। मीथेन के जो स्रोत हैं वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पे लिखोगे बेटा। कई बार ये पशुओं की जुगाली से, वेटलैंड से, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, धान के खेत से, और अदर ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो सोर्स ऑफ मीथेन, ठीक है। वेटलैंड आर द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस। अदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इंक्लूड टर्माइन्स, वोल्केन्स, वेंट्स एंड द फ्लोर एंड मीथेन हाइड्रेट डिपोजिट्स, ठीक है। मीथेन को लेकर के काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं और इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपका मीथेन के सोर्सेज भी। डिफोरेस्टाइजेशन, डिफोरेस्टाइजेशन इज ए टर्म यूज्ड टू द हार्मफुल एक्टिविटी फॉर द एनवायरनमेंट। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरा एटमॉस्फेयर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या है, डिस्टर्ब होता है। उसी के कारण एयर पोल्यूशन आपका होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे हमने बताया था कि एज वेल एज डेवलपमेंटल एक्टिविटी इंक्रीज पोल्यूशन, ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज। तो डिफोरेस्टाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ द ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट और अदर लैंड। आप देखोगे रोड जो हमारे चौड़े हो रहे हैं, रास्ते चौड़े हो रहे हैं, आप देखोगे बड़े सरकार ने बड़ा डेवलपमेंट किया है और आप देखोगे हाईवेज आपको देखने को मिल रहे हैं। जो पुराने रोड थे उनके साइड में जो एक ग्रीन पट्टी होती थी, बड़े अच्छे पेड़, मोटे पेड़, और जो एनवायरनमेंट के लिए बड़ा एक पॉजिटिवली काम कर रहे थे और ऑक्सीजन को एक बैलेंस किए हुए थे। जब रास्ता चौड़ा होता है, सड़कें 4 लेन हुई, 6 लेन हुई, तो सबसे पहले उनकी कटाई हुई और ये किसके कारण हुआ है, डेवलपमेंट के कारण। फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इट इज द सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न सिंस इट कैन बी रिजल्टिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डैमेज ऑफ द नेचुरल habitats, disturbance in the water cycle and social erosion. So some other result of the deforestation, वनों का विनाश, इसके क्या क्या रिजल्ट हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। क्या आगे देखोगे आप कि एक तो पानी का वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, हमारा एयर कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हुआ है, तो ये सभी क्या है, डिफोरेस्टाइजेशन के वजह से हुआ है। और जो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, सीजन था, वो भी डिस्टर्ब हो गया है। सर्दियों में गर्मी, गर्मियों में सर्दी देखने को अक्सर मिलती है। तो डिफोरेस्टाइजेशन ये है आपका।
ठीक है, ये टर्म आपकी आएंगी। एफोरेस्टाइजेशन होता है कि वनों को लगाना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है। यूजीसी जैसी संस्था प्रमोट कर रही है कि जहां जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उन्हें एक विद्यार्थी एक पेड़ स्कीम चलाई गई यूजीसी के द्वारा, किसके लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और आप देखोगे आर्टिकल 51 का जो पार्ट है जिसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए हैं, वहां पे ये है कि एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करेगा एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते। तो वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंक्लूड किया गया है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वाज एनैक्टेड इन 1974। कई बार ये क्वेश्चन आपका आया है, टू प्रोवाइड द फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड फॉर द मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ द wholesomeness of water in the country. The Air Prevention Control Pollution Act 1991 or the Air Act, in short, it was law passed by the Parliament of India to prevent and control the harmful effect of air pollution in India. एयर पोल्यूशन एक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों पारित किया गया था? क्योंकि एयर की क्वालिटी मेंटेन रह जाए। आप देखोगे ह्यूमन किस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान आपका एयर, सोयल और वाटर को हो रहा है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा प्राइमरी चीजें हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेट जेआरएफ से अलग आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन दो यहाँ यूपी पुलिस जैसे जो कंपटीशन है उनमें भी ये क्वेश्चन आपका आने लगा है। 5 जून और आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग टू द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना भी है। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, और सेफगार्ड करना है एनवायरमेंट को, किसका कारण? ये एक आपका एक्ट लेके आए हैं, द इंडियन पार्लियामेंट एनैक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वन्य जीव संरक्षण। आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज आई है कि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरिया में आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में विशेष तौर पे कि गांव में बंदरों की समस्या आई हुई है। बंदर बहुत आ रहे हैं और वो ह्यूमन को हार्मफुल कर रहे हैं, आप काट रहे हैं उनके, आप देखोगे वो नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से ह्यूमन को, क्योंकि इनका जो स्पेस है, इनका जो आवास है वो हमने इनसे छीन लिया है। अब इनका आवास छीन लिया तो ये हमारे आवास में आ गए। तो देखोगे इस तरीके से जो एक इनका जो लोकल क्षेत्र होता था, आप देखोगे हर गांव के पास एक वन होता था जिसे लोकल लैंग्वेज में बनी बोलते थे, वहां पर ये बंदर रहते थे काफी उसमें, और अगर किसी को इन्हें फीडिंग करनी है, खिलाना है तो वहां पर जाकर के खिलाते थे। अब वो वन कट गए हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ये ह्यूमन की जो निवास है वहां पे कॉलोनियों में आ जाते हैं, और कॉलोनियों में आकर के नुकसान करते हैं उनका। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस कर दिया है। इसके कारण किया है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। jaundice caused by the breakdown of the large number of red blood cell which can occur in the newborns। न्यूबॉर्न्स में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और उसका इलाज क्या है? कोई मेडिसिन नहीं। आप देखोगे सनलाइट जो सुबह का सूरज उगता है उसमें बच्चे को 3-4 दिन अगर हम बैठाते हैं आराम से तो वो जॉन्डिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जॉन्डिस इज ए येलो डिकलरेशन ऑफ द स्किन एंड white of the eyes due to the abnormal high level बिल पिगमेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। आप देखोगे जॉन्डिस पीलिया की समस्या की बात की गई है यहाँ, और पीलिया क्या सिम्टम देता है? स्किन येलो हो जाती है और व्हाइट कलर की आईज हो जाती हैं। ये भी आपका किसके कारण है? पोल्यूशन के कारण। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। लेड इज द मोस्ट immobile heavy metal pollutant because of its immobility, lead poisoning and localized। अब यहां से एक क्वेश्चन है आपका बेटा, मिनी माता लिख लीजिएगा। मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है? लेड की अधिकता से नहीं, ये पारे की अधिकता से होता है, और ये जापान से स्टार्ट हुआ है। ये पारे की अधिकता से होता है और ये जापान के मिनी माता शहर से हुआ है।
अब लेड किस किस चीज को प्रभावित करता है हमारे, ये क्या है, लेड इज ए कॉमन पॉल्यूटेंट फ्रॉम द ड्राई सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड ऑटोमोबाइल, ठीक है। द कोज ऑफ रेड टाइड इन लेक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा पे आपके ये तीन वो चीजें दी गई हैं। यूट्रोफिकेशन इज ए स्टेज दैट द हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या क्या मिलता है इसमें, हार्मफुल एल्गी बॉटम्स, डेड जोन एंड फिश किल आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या क्या होता है उन चीजों को दिया गया है। और यहाँ पे आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा के ऊपर कैटेगराइजेशन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे। लाइकेन इज ए इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेंट, सेंसिटिव इंडिकेटर है आपका ये। सल्फर के जो पोल्यूशन की मात्रा है, सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में कितनी है, तो ये लाइकेन वहां पे इंडिकेशन देता है और ये सूख जाता है जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाती है, ठीक है बेटा। ये आप देख लोगे, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके कंपटीशन के हिसाब से, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आर द इम्पोर्टेंट एम्बिटेंट एयर पोल्यूशन। हाई इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन कैन कोज कैटास्ट्रोफिक इंजरी एंड फ्यू ह्यूमन इट रिस्क टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा किस पार्ट को प्रभावित करता है, किस ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, 36 बायोडाइवर्सिटी ऑफिशियली हॉट स्पॉट हैं द वर्ल्ड प्रेजेंट इन द इंडिया, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मन रीजन एंड द सदर्न लैंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, ये घाट जो है ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जितना फॉरेस्ट एरिया होगा उतना एयर पोल्यूशन कम देखने को मिलेगा। और हम जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का, क्योंकि जो एक समस्या है, डेवलपमेंट तो हमें करना ही करना है। आप देखोगे अगर डेवलपमेंट नहीं किया तो विश्व में विकास की रेस में हम पीछे रह जाएंगे, बट डेवलपमेंट के साथ साथ हमें नेचर को प्रोटेक्ट भी करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। हाइड्रोजन बर्न्स एंड बिकम वाटर वेपर्स, देयर आर नो कार्बन एंड अदर कंपाउंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट चलते बेटा, इसमें ये आपकी जो यूनिट है एनवायरमेंट पीपल एंड एनवायरमेंट, ये आपकी जो यूनिट 9 है पीपल एंड एनवायरमेंट, उसका टॉपिक है एक आपका एयर पोल्यूशन। उसको यहाँ आपको कराने की पूरी कोशिश की गई है। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंक्लूड किए हैं, और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं। उम्मीद है कि इससे आपको बेनिफिट होगा और नेट के एग्जाम में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अभी जितनी भी यूनिट आपकी आने वाली हैं, जितने भी टॉपिक इसके आएंगे, मेरे हिसाब से आपकी 10+ क्लास आपको यहाँ मिलने वाली है, जिसमें कि एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे अकॉर्डिंग टू UGC NTA सिलेबस। जो आपकी जो 9वीं यूनिट है आपकी एनवायरनमेंट की, उसके अकॉर्डिंग आपको सभी क्लास यहाँ मिलने वाली हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा, ओके।